हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक्सप्लेन करेंगे ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस को। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ओके, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती थी? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती थी? किसी भी मटेरियल से पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में चार्ज का फ्लो पर सेकेंड चार्ज का कितना फ्लो हो रहा है किसी वायर में, वो होती थी हमारी इलेक्ट्रिक करंट। ओके, आज हम जानेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इट मीन्स अगर कोई करंट किसी वायर से फ्लो हो रही है, ओके, एक वायर ले लेते हैं, इसमें से एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गया। यहाँ पे मान लेते हैं 2 वोल्ट की बैटरी है एंड 1 एम्पेयर का करंट है इसमें। तो जो करंट इसमें से फ्लो होगी वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और वी कैन से दैट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। मीन्स जितना ज़्यादा हम इन 2 टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे उतना ही करंट इसमें फ्लो करेगी तेजी से। ये ओम्स लॉ कहता है। कैसे? देखिए, अगर हम कहें कि हमारे पास एक पाइप है, ओके, इसमें से वाटर फ्लो कर रहा है। अब हम जितना ज़्यादा यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक मोटर लगाते हैं, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक मोटर प्रेशर क्रिएट करेगी, ओके, जितना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगी उतना तेज़ी से किसी पाइप में पानी फ्लो करता है। तो अगर किसी के घर में 2 हॉर्स पावर की मोटर है और किसी के घर में 1 हॉर्स पावर की मोटर है, तो किसके वहाँ प्रेशर से पानी फ्लो होगा? जिसकी मोटर ज़्यादा पावरफुल होगी उतनी स्पीड से पानी फ्लो करेगा। वैसे ही जितना ज़्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे उतना ही तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। ये कहता है ओम्स लॉ। ओके, तो थोड़ा सा इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। हम कह सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो V आता है IR। V इक्वल्स टू IR। ये R क्या है? R इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है। इट मीन्स इस मटेरियल का रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट होगा, जो इसको क्या होगा, इसको डिटेल में पढ़ेंगे भी। तो V जो बनेगा IR बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इट मीन्स ओम्स लॉ हमें क्लियर है। ओम्स लॉ क्या होता है कि जितना ज़्यादा हम बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे उतनी ही ज़्यादा उसमें मटेरियल में करंट फ्लो होगी। ये हमारा ओम्स लॉ कहता है। अब नेक्स्ट, अब ये R होता क्या है? रजिस्टर ऑफ करंट, रजिस्टर ऑफ अ कंडक्टर। इसको R से डिनोट करा जाता है। ओके, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। तो किसी भी कंडक्टर की 3 कंडक्टर ले लेते हैं, सिल्वर, आयरन एंड एल्यूमिनियम। तो इसमें सब में ही करंट फ्लो होगी। ठीक है, लेट अस इमेजिन कि बैटरी से कनेक्टेड है। तो सारे कंडक्टरों की अपनी एक प्रॉपर्टी होगी करंट के फ्लो को अपोज करना। करंट के फ्लो को अपोज करना मतलब कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकना। ओके, तो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ को फ्लो करेंगे, करंट यहाँ को फ्लो करेगी
तो क्या होगा, यहाँ पे इस वायर की अपनी एक प्रॉपर्टी है जो करंट को फ्लो होने से रोकती है, वो कहलाती है रेजिस्टेंस। ओके, अब ये क्यों होती है कि हर एक मटेरियल की अपनी अपनी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हर एक मटेरियल के एटम्स होंगे, जैसे कि ये रेजिस्टेंस जस्ट लाइक फ्रिक्शन है। जैसे रोड जितनी ज़्यादा स्मूथ होगी उतना इजीली बॉल फ्लो करती है, रोड जितनी ज़्यादा स्मूथ सरफेस होगी, बॉल ले लेते हैं जैसे क्रिकेट के फील्ड में लेते हैं, जितना ज़्यादा फील्ड स्मूथ होगा उतनी तेज़ी से बॉल का आउटफील्ड होगा, उतनी तेज़ी से बॉल बाउंड्री की ओर को जाएगी, और जितनी रफ सरफेस होगी उतना धीरे बॉल क्या करेगी, आउटफील्ड को जाएगी। तो ये रफ सरफेस स्मूथ सरफेस क्या है, ये रेजिस्ट कर रही है बॉल को। वैसे ही ये वायर की भी अपनी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट करती है, इसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके, अब इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेजिस्ट करना मीन्स करंट को डिक्रीज करना। तो अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसमें करंट कम फ्लो होगी, तो हम कहते हैं रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही उस वायर में करंट होगी। ओके, ये हमारा होता है रेजिस्टेंस। अब हर टाइप के मटेरियल का अपना अपना रेजिस्टेंस होता है। अब ये रेजिस्टेंस डिपेंड किस में करता है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, वो हम वन बाय वन देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की लेंथ पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब ये लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, देखिए हम 3 कंडक्टर ले लेते हैं। ओके, एक की लेंथ है 2 मीटर, एक की लेंथ है 3 मीटर, एक की लेंथ है 4 मीटर। तो और मटेरियल सेम है, आयरन आयरन आयरन, और इसका एरिया भी, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, एरिया भी, विड्थ भी, थिकनेस भी सेम है। तो जितनी ज़्यादा लेंथ पड़ेगी, जितनी ज़्यादा लेंथ इंक्रीज करेंगे, तो वो रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करेगा। अब हमारे इसको पता लगाने के लिए हमें जानना चाहिए, देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं हम कि लेंथ इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कैसे, हम कह सकते हैं लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, मीन्स लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इसको कैसे, इमेजिन करो एक रेस ट्रैक है, एक एथलीट है, 3 रेस ट्रैक में रन कर रहा है। फर्स्ट ट्रैक 100 मीटर का है, सेकंड ट्रैक 500 मीटर का है, और थर्ड ट्रैक 3 किलोमीटर का है। तो इस वाले ट्रैक में तो बहुत ही लेंथ कम है इस ट्रैक की, तो एथलीट जो है पूरी फुल स्पीड से दौड़ेगा। ठीक है, मान लो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है। अब यहाँ पे जो है लेंथ बढ़ जाएगी तो एथलीट थोड़ा अपनी स्पीड को स्लो करेगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, मीन्स 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है। वैसे ही यहाँ पर बहुत लंबा ट्रैक है तो ये स्लोली अपना ट्रैक को कवर करेगा, मान लो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करता है। तो मतलब एथलीट के लिए अगर ट्रैक बढ़ता है तो उसकी स्पीड घटती है, इसलिए स्प्रिंटर जो होते हैं बहुत तेज़ दौड़ते हैं, और जो बड़ी रेस वाले होते हैं वो धीरे धीरे दौड़ते हैं। सेम थ्योरी यहाँ पर भी लगती है। जैसे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये हर पॉइंट पे कई सारे एटम होंगे, हर एक इलेक्ट्रॉन फोर्स लगाएगा, अपोजिट फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए, और जितना आगे इलेक्ट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन करता चला जाएगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन करता हुआ चलेगा। ऐसे स्पीड स्लो होती जाएगी, तो क्या होगा, यहाँ पे लेंथ इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, लेंथ इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। इसको ऐसे हम समझ सकते हैं। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। अब एरिया क्रॉस सेक्शन की बात करें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब पहली बात तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता क्या है, वो होता है जैसे अगर मैं सिलेंडर लेता हूँ, अगर मैं कोई सिलेंडर लेता हूँ तो टोटल सरफेस एरिया तो क्या होगा, ये 2 एंड प्लस कट सरफेस है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब जो ये वाला एरिया है, जिस एरिया से इलेक्ट्रॉन्स पास होने वाले हैं, तो ये वाला एरिया जहाँ से जितने एरिया से इलेक्ट्रॉन पास होने वाले हैं। ओके, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करेगा,
यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से फ्लो कर पाएंगे, ठीक है। सॉरी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के जो होगा ये यहाँ पे लिख लेते हैं, जो रेजिस्टेंस होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मीन्स जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। तो जैसे हम दो वायर लेते हैं, एक ये है और एक ये है, सॉरी ये पतली वायर है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मीटर स्क्वायर है, इसका 8 मीटर स्क्वायर है। तो जितनी ज़्यादा मोटी वायर होगी, जितना ज़्यादा मोटी वायर होगी इसका मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो जितनी ज़्यादा मोटी वायर होगी उतना इजीली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर पाएंगे, तो रेजिस्टेंस घटेगा अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करते हैं। इट मीन्स वायर मोटी होगी तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट इंक्रीज होगी, हम ये बोल सकते हैं। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक दो रोड है या यहाँ पे दो टनल है, इसमें से भी 100 लोगों को पास होना है, इसमें से भी 100 लोगों को पास होना है। तो कौन सी टनल में जल्दी हो पाएंगे, जिसका एरिया क्या होगा ज़्यादा होगा तो वहाँ पर ज़्यादा लोग पास हो पाएंगे, एरिया कम है तो कम लोग धीरे स्लोली पास हो पाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी होता है, जितनी ज़्यादा मोटी वायर होगी उतना इजीली करंट को फ्लो करा पाएगी क्योंकि उसका रेजिस्टेंस घटेगा। आई होप ये क्लियर होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर। नेक्स्ट, नेचर ऑफ मटेरियल। अब देखिए, रेजिस्टेंस मटेरियल के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि वो कौन सा मटेरियल। जैसे मैं कहता हूँ सिल्वर, दुनिया का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है, सिल्वर। तो सिल्वर का रेजिस्टेंस बहुत ही लो होगा, इसीलिए वो कंडक्टर अच्छा है। और ऐसे ही गोल्ड का अलग होगा रेजिस्टेंस, और एल्यूमिनियम का अलग रेजिस्टेंस होगा। हर मेटल का अपना अपना एक रेजिस्टेंस होता है, वो मेटल के नेचर पे भी डिपेंड करता है कंडक्टर के। ओके, और फाइनल वन इज टेम्परेचर। अब जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इट मीन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम जब बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं तो हमारा मोबाइल का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एक मोबाइल का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, एक का 30 डिग्री सेल्सियस है क्योंकि गेम ज़्यादा खेलता है। अब क्या होगा, जैसे ही गेम खेल रहे होते हैं तो अचानक से अगर बैटरी 1% पहुंच जाए तो हम चार्जिंग में लगा लगा के गेम खेलते हैं। उस समय पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमारी चार्जिंग जो होती है स्लो होती है। चार्जिंग क्या होती है, स्लो होती है, क्योंकि करंट का फ्लो स्लो रहेगा तो चार्जिंग भी धीरे धीरे होगी, ऐसे समझो। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और बैटरी करंट भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो जितना ज़्यादा हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा किसी मटेरियल का, उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता चला जाएगा। तो हमारे पास 4 फैक्टर थे, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ओके, तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और मटेरियल ऑफ नेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा रेजिस्टिविटी समझ लेते हैं। ये है एबिलिटी टू रेजिस्ट करंट। करंट को रेजिस्ट करने की एबिलिटी ये किस पे डिपेंड करती है, अभी हमने पढ़ा। देखिए, हमें पता चला कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और हम ये भी जानते हैं कि रेजिस्टेंस ही हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। जैसे ही हम इनको कंबाइन करते हैं ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ओके, तो हमें मिलता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A।
अब जब भी हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो आर रो एल अपॉन ए, ये जो ई जैसा दिख रहा है इसे बोलते हैं रो। ओके, और इसका दूसरा नाम है रेजिस्टिविटी। हम कह सकते हैं रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं। तो अब इमेजिन करो मैं एक लाइन लिखता हूं, द resistivity of copper wire is 1.69 into 10 की पावर -8 ओम मीटर। इसका मतलब क्या है? ये समझाना चाह रहा है कि ऐसी वायर जिसका 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया है और 1 मीटर लेंथ है, ऐसी अगर हम कॉपर वायर लेते हैं इस शेप की, तो उसका जो रेजिस्टिविटी होगी या रेजिस्टेंस होगा वो इतना होगा, 1.69 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर पर मीटर, इतना रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे जैसे हम कहें कि इसके लिए अगर एक्सप्रेशन लिखते हैं तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रो लेंथ 1 हो गई, एरिया भी 1 हो गया, तो ये बना रेजिस्टेंस जो बना वो बना रेजिस्टिविटी के इक्वल। तो ऐसे केस में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इक्वल रहते हैं। तो ये समझाना चाह रहा है कि जो रेजिस्टिविटी है वो क्या है कि ऐसी वायर जिसका 1 मीटर स्क्वायर एरिया हो और 1 मीटर लेंथ हो, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। अगर हम 2 मीटर लेंथ लेते हैं तो डबल हो जाएगी, 3 मीटर लेते हैं तो ट्रिपल हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो एक परफेक्ट याद करने के लिए हमने ये मेजरमेंट ली गई है। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट देख लेते हैं। रेजिस्टेंस की, एक्चुअली मैं आपको रेजिस्टेंस की यूनिट बताना भूल गया। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होती है ओम, क्योंकि इसको ओम ने ही डिस्कवर करा था तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं। सिमिलरली अगर मैं रेजिस्टिविटी की यूनिट बोलूँ तो आर हो जाएगा, चलो पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेजिस्टिविटी में लिख लेते हैं। हमने कहा आर है रो एल अपॉन ए, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो रो बन जाएगा आर इंटू ए अपॉन एल। ओके, तो इसको हम अगर यूनिट में बताएं तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर और लेंथ की होती है मीटर। मीटर टू मीटर जब कट होगा तो यूनिट बनेगी ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, ओम मीटर होगी। अब आपको स्क्रीन में कुछ मटेरियल्स दिख रहे होंगे जिनकी रेजिस्टिविटी 1 बाय 1 दिखा रहा होगा, तो आप देखोगे तो पता चलेगा कि जैसे जैसे हम, देखो हमारे पास कंडक्टर हैं, इंसुलेटर है एंड सेमी कंडक्टर्स हैं। ओके, ये 3 चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं। अब हमें जो जानना है वो क्या जानना है, एक और चीज़ होता है एलॉयस। एलॉयस हर कोई जानता है, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स क्या कहलाता है, एलॉय। तो जब हम पढ़ते हैं तो अगर हम टेबल को देखें तो टेबल में साफ साफ पता चल रहा है जो रेजिस्टेंस सबसे कम होता है वो कंडक्टर्स का होता है, उसके बाद एलॉयस का होता है, उसके बाद सेमी कंडक्टर्स का होता है और फाइनली इंसुलेटर्स का होता है। ये सीरीज हमें याद रखनी है। तो जब हमारी बात आती है कि हम जो भी इलेक्ट्रिक आयरन है, ओके, इलेक्ट्रिक आयरन है या फिर जितने भी हीटिंग एलिमेंट है, हीटर है, तो इन चीज़ों में हम कौन से मटेरियल का यूज़ करें, ये आपके लिए सवाल है।
क्या हम इंसुलेटर का यूज़ करें, सेमीकंडक्टर का यूज़ करें, एलॉयस का यूज़ करें या कंडक्टर्स का यूज़ करें, कौन सा मटेरियल, क्योंकि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर, या फिर हम कहें जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा किसी चीज़ का उतना ज़्यादा वो रेजिस्टेंस शो करेगा। तो रेजिस्टेंस हाई तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ये इलेक्ट्रिक आयरन का फिलामेंट हीट अप करेगा, और हीट करेगा तो हम इससे आयन कर पाएंगे। ओके, तो हमें ये बताना है कि इसके लिए हम इन चारों में से कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको स्क्रीन में और दे रहा हूँ जिन्हें आपने सॉल्व करके आंसर बताने हैं। अगर नहीं होता है तो हम उसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें हम रजिस्टर्स के बारे में जानेंगे और उनको कैसे कनेक्ट करते हैं, उनकी क्या ज़रूरत हमें पड़ी, उनको हमने पढ़ना है। थैंक यू सो मच।